नमस्ते। आज कहानी एक ऐसे शख्स की जो कि बिहार के समस्तीपुर जिले के एक गांव है पितौंजिया, जहां उनका जन्म हुआ। बहुत ही पिछड़े समाज से वो आए। उनके पिताजी हजाम का काम करते, नाई का काम करते, और पठन पाठन की इतनी अच्छी शक्ति उनके अंदर कि जब वो मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करते हैं, परीक्षा दे देते हैं, रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट देखने के लिए वो शहर जाते हैं, वापस गांव पहुंचते हैं। तो गांव में बड़े उत्साह के साथ अपने रिजल्ट के बारे में अपने पिताजी से कहते हैं कि मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से। ये वो दौर था जब मैट्रिक की पढ़ाई बमुश्किल ही कोई पास कर पाता था, और बमुश्किल इसलिए कि फर्स्ट डिवीजन लाना तो बहुत बड़ी एक बात होती थी, एक चुनौती के समान होता था। तो पितौंजिया गांव में जन्म लेने वाला एक शख्स जो कि बहुत ही पिछड़ी जाति से आता और उसके बाद बिहार की सत्ता के शीर्ष के पायदान पर पहुंचता है, शख्स का नाम था जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जब जन्म हुआ 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म होता है, और ये वो दौर है जब स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन लगातार जारी हैं, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत को भारत से उखाड़ के बाहर फेंकना है। ये वो दौर था जब इनको भी लगा कि स्वतंत्रता संग्राम में भी मुझे भी जुटना चाहिए। तो कृष्णा टॉकीज़ एक जगह है जो कि समस्तीपुर जिला है जहां इनका जन्म हुआ। वहां पर बहुत सारे छात्रों का एक सम्मेलन हो रहा था, इनको भी बोलने का मौका मिला। इतने ओजस्वी थे कि जब अपनी बात रखने के लिए आगे गए तो इन्होंने कहा कि हमारी आबादी, भारत देशवासियों की आबादी तो इतनी ज़्यादा है कि अगर भारतवासी थूक भी फेंकेंगे तो ब्रिटिश हुकूमत बह जाएगी। और इसका इनाम क्या मिला इनको कि एक दिन की सज़ा हुई, 50 रुपये का जुर्माना लगा, और ब्रिटिश हुकूमत को एक तरीके से हिलाने का काम इस शख्स ने भी किया। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी एक तरीके से सहभागिता थी। बहुत सारे ऐसे आंदोलनों में अपने आप को रखा, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। उसके बाद 1952 में क्या होता है कि 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए, और पहली बार ये चुनाव लड़े बिहार के अंदर समस्तीपुर जिले के अंदर जो सीट थी विधानसभा की, ताजपुरा सीट से ये चुनाव लड़ते हैं। 1952 में ये पहली बार विधानसभा पहुंचते हैं बिहार की, और एक अजय, ये कभी भी बिहार के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ, ये कभी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, एमएलए का इलेक्शन कभी नहीं आ रहे। अजय भूमिका इनकी रही कर्पूरी ठाकुर साहब की। और कर्पूरी ठाकुर साहब की ईमानदारी और तमाम सारी चीज़ों पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये देखेंगे कि 1952 में जब ये पहली बार विधानसभा पहुंचते हैं तो विधि आयोग के कुछ लोगों को एक डेलीगेशन के रूप में ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसमें इनका नाम आता है। कपड़े इनके पास नहीं है, एक कोट ये अपने साथी से लेते हैं। वो कोट ऐसा है कि उसमें भी छेद हैं, और वो फटे कुर्ते के साथ छेद वाले कुर्ते को लेकर के वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद वहीं एक तरीके से फिर से बातचीत ये होती है कि यूरोप के टूर पे भी जाना है। ऐसे ही डेलीगेशन आपको यूरोप जाना है, यूगोस्लाविया पहुंचना है। यूगोस्लाविया पहुंचते हैं उस फटे कोट में, और उस समय के तत्कालीन जो शासक वहाँ के थे मार्शल टीटो, ये देखते हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर साहब हैं वो आए तो हैं उस डेलीगेशन में, लेकिन उनके पास जो कोट है वो फटा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद मार्शल टीटो क्या करते हैं कि उनको उपहार के स्वरूप एक गिफ्ट के समान एक कोट उनको देते हैं। ऐसी स्थिति में वो वहाँ पहुँचते हैं, इतनी सादगी उनके अंदर थी। फिर उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो 1967 का वो साल कि एक बहुत ही पिछड़ी जाति का एक शख्स बिहार राज्य का उप मुख्यमंत्री बन जाता है। 1967 में जब वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी जो पार्टी है वो एक तरीके से जो वहाँ जयप्रकाश नारायण साहब है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बड़े नेता, उनके एक तरीके से वो शिष्य रहे कर्पूरी ठाकुर साहब। और कर्पूरी ठाकुर साहब अपने राजनीतिक गुरु के रूप में दो लोगों को बड़ा मानते थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो या राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जो पार्टी थी वह सोशलिस्ट पार्टी थी। उन दोनों का बाद में गठबंधन हो जाता है और संसोपा बन जाती है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जिसको नाम दिया गया। और फिर एक बड़ा नारा उस समय दिया गया कि संसोपा ने बांधी गांठ, संसोपा मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। ये नारा लेकर के उस समय के कर्पूरी ठाकुर साहब ने
पिछड़े वर्ग के लोगों को जो केंद्र की जो राजनीति है, सेंटर पॉलिटिक्स में एक तरीके से स्थान देने का काम जो कर रहे थे वो कर्पूरी ठाकुर साहब कर रहे थे। क्योंकि हम सब लोग ये भी समझ रहे थे कि पिछड़ा जाति अन्य पिछड़ा जाति, लेकिन कर्पूरी ठाकुर साहब ने क्या बात कही कि अति पिछड़ा जाति को भी एक तरीके से सेंट्रल लेवल पर पहुंचाने का काम कर्पूरी ठाकुर साहब ने किया। और उसके बाद 1967 में जब वो उप मुख्यमंत्री बने तो वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, तो एक किस्सा ऐसा भी है कि वो दिल्ली पहुंचते हैं, राम मनोहर लोहिया साहब से मिलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ उर्मिलेश झा जो कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब की तबीयत ख़राब है, वो आपसे नहीं मिल सकते हैं। 1-2 घंटा गुजरने के बाद थोड़ा इंतज़ार करते हैं कर्पूरी ठाकुर साहब, लेकिन वो समझ जाते हैं कि अब मुझे कुर्सी तो मिल गई है, मुझे दायित्व भी मिल चुका है, उप मुख्यमंत्री मैं राज्य का हूँ, बिहार राज्य का, और जो मुझे करने की बात राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा था। राम मनोहर लोहिया साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने क्या किया कि गैर कांग्रेसी जो बातचीत करने की उन्होंने कवायद शुरू की थी कि अलग अलग राज्यों में गैर कांग्रेसी बात होनी चाहिए और बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको शिरकत करनी चाहिए, मुख्य धारा में उन तमाम सारी पार्टीज़ को आना चाहिए। ये कवायद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब कर रहे थे और उन्हीं के पच्चिनों पर चलने की कोशिश कर्पूरी ठाकुर साहब कर रहे थे। उनको मिलने का मौका नहीं दिया गया। वो समझ गए कि राम मनोहर लोहिया साहब उनसे नाराज़ हैं। वो वापस बिहार पहुंचते हैं और सबसे बड़ा परिवर्तन करते हैं। वो पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री से ज़्यादा फेमस हो चुके थे जब वो उप मुख्यमंत्री का एक तरीके से कार्यभार देख रहे थे। उन्होंने क्या बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री भी थे उस दिन, उप मुख्यमंत्री भी थे और शिक्षा मंत्री भी थे। और हालांकि हम सब लोग ये जानते थे कि कक्षा 6 के बाद ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करना उस समय बहुत ही एक टफ एक तरीके से माना जाता था। तो कर्पूरी ठाकुर साहब ने क्या किया कि राम मनोहर लोहिया साहब ये चाहते थे कि अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है, जो कंपलसरी एक तरीके से सब्जेक्ट बना दिया गया था, उसको मैट्रिक में ख़त्म कर दिया जाए। तो कर्पूरी ठाकुर साहब ने क्या निर्णय सुनाया कि अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद ये नहीं कहा कि सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया गया। सब्जेक्ट में अगर कोई पास नहीं भी हुआ उसको एक तरीके से प्रमोशन दे दिया गया। हालांकि उसके बाद कर्पूरी ठाकुर साहब की बहुत सारी आलोचना हुई और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, जो लोग प्रमोट होकर के पास हुए, अंग्रेजी में पास नहीं हुए लेकिन क्लास 8 की परीक्षा पास कर दी गई, उन्हें कहा गया कि कर्पूरी डिवीज़न से पास हुए हो क्या। तो ऐसा तंज कसा जाता था उन तमाम सारे छात्र छात्राओं के ऊपर जो मैट्रिक की परीक्षा इस तरीके से पास करते थे। लेकिन अगर हम लोग देखें तो उस समय वो चाहते थे कि हायर एजुकेशन में बहुत सारे लोग पहुँचे। नहीं तो होता क्या था कि अगर हम 8th क्लास में फेल हो जाएंगे तो आगे की परीक्षा, आगे की पढ़ाई वो तमाम सारे लोग नहीं करते थे और शिक्षा जो पानी चाहिए थी, शिक्षा जो लेनी चाहिए थी, उस शिक्षा से वंचित तमाम सारे लोग हो जाते थे। ये एक तरीके से दूरदृष्टा थी, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब की हो या कर्पूरी ठाकुर साहब की। उन्होंने एक और काम किया कि मैट्रिक तक की जो पढ़ाई है उसको फ्री करने की कोशिश उन्होंने की। फिर उसके बाद उन्होंने और बहुत एक बड़ा काम किया और बड़ा काम उन्होंने ये किया कि जो लगान देना था उन तमाम सारे किसानों को जो कि जिनके पास अपनी भूमि थी, उनको लगान देना था। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि 6 एकड़ ज़मीन अगर किसी की है भी और उसमें वो उतना अनाज नहीं उगा पाए हैं या उपजाऊ नहीं हो पाया है, तो उन्होंने कहा कि वो लोग लगान नहीं देंगे। तो ये 2 चीज़ें थी कि मैट्रिक की परीक्षा में जो कंपलसरी इंग्लिश सब्जेक्ट था उसकी अनिवार्यता को ख़त्म करना और जो लगान देने की जो बात थी उसको भी ख़त्म करना। किसानों के लिए बड़ा काम कर्पूरी ठाकुर साहब ने किया और दोनों मांगे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब कह रहे थे उनको पूरा किया। उसके बाद राम मनोहर लोहिया साहब उनको मिलते भी हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ता है दौर 1969 का। 1969 का वो दौर कि जब फिर से बिहार के अंदर फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा का जो निर्णय आता है एक खंडित जनादेश आता है। मतलब बहुत सारी पार्टियों को कोई सबको बहुमत नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है कि 1969 से 1970 तक क्या होता है कि 3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं और उसमें संसोपा के 54 और 160 का जो फिगर था, 160 एक तरीके से बहुमत के लिए चाहिए थे। तो एक तरीके से गठबंधन अलायंस बनता है। कांग्रेस संगठन से 58, संसोपा से 54 और उसके बाद 34 जो होते हैं वो जनसंघ को मिला करके और बाकी जो अन्य निर्दलीय जो इंडिपेंडेंट दल थे
उनको मिलाकर के 160 बनते हैं। और 22 तारीख की वो तारीख आती है, क्योंकि रामानंद तिवारी भी संसोपा के बड़े नेता थे, लेकिन रामानंद तिवारी को मौका नहीं दिया जाता और संसोपा के जो बड़े नेता उभर करके इस समय आते हैं। नाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करना और नाई समाज से आके बिहार राज्य जैसे का शीर्ष पायदान पर पहुंचना मुख्यमंत्री कोई बनता है तो वो बनते हैं 22 दिसंबर 1970 को कर्पूरी ठाकुर। 22 दिसंबर 1970 को वो शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री की, बहुत सारे निर्णय लेते हैं। बहुत कम समय हालांकि उनको मुख्यमंत्री पद मिला, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यकाल में 41 तो मिनिस्टर बने और ऐसा आलम था कि अगर देखें तो रोज़ किसी न किसी को शपथ दिलाई दी जाती थी। लेकिन उन्होंने 1970 में एक बड़ा काम ये किया कि 9000 से ज़्यादा जो इंजीनियरिंग जिन तमाम सारे छात्र छात्राओं ने की थी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर दी थी, उनको नौकरी देने का काम उन्होंने क्या काम किया कि सचिवालय में बुलाया 9000 लोगों को। ये किस्सा भी बहुत फेमस हुआ कि अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या काम किया कि 9000 लोगों को उन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया और नियुक्ति पत्र थमाया उनको सेक्रेटरीट में, बिहार सचिवालय में बिठा करके उन्होंने 9000 लोगों को एक साथ एक तरीके से नियुक्ति पत्र दिया, उनकी नौकरी लगाई। पूरे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर इसकी सराहना की गई। तो एक तरीके से फिर उन्होंने ये काम किया। फिर जब हम लोग देखते हैं वो आगे बढ़ते हैं, उन्होंने जो पिछड़े वर्ग हैं, केवल अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं, ओबीसी के बारे में उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने और भी बड़ी बात कही, अति पिछड़ा वर्ग है उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि 1977 में अगर हम लोग जाने की कोशिश करें, 1977 वो दौर जब इमरजेंसी के बाद पहली बार फिर से चुनाव हुआ। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव होता है तो उनको सीधे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन फिर से उनको एक सीट है मधुबनी के अंदर, एक सीट है जो फुलपरास सीट थी, वहाँ से उनको उपचुनाव लड़ाया जाता है। और फुलपरास सीट जो थी वहाँ से देवेंद्र प्रसाद यादव जो कि जनता पार्टी से जीते थे, उनको वो सीट खाली करनी पड़ती है, क्योंकि उससे पहले चुनाव हो चुके थे विधानसभा के, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 6 महीने के भीतर संवैधानिक प्रक्रिया है कि 6 महीने के भीतर वहाँ चुनाव हो जाने चाहिए। उपचुनाव में ऐसा होता है। तो उपचुनाव जब हुआ तो राम जयपाल यादव जो कि कांग्रेस से आते थे, वो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके थे बिहार के, और फिर लड़ाई थी कर्पूरी ठाकुर साहब को वहाँ से विधायक बनना था। अगर वो विधायक बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री के पद पर वो काबिज हो सकते थे। तो वहाँ पर फुलपरास सीट पर चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, राम जयपाल यादव और वर्सेस कर्पूरी ठाकुर। हालांकि इसमें बहुत बड़ी मशक्कत लगानी पड़ी और अंततोगत्वा जो रिजल्ट आया वो कर्पूरी ठाकुर जी के पक्ष में आया और वो 1977 में 1977 में दूसरी बार, 1970 के बाद 1977 में दूसरी बार वो सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1977 आते उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने जो मुंगेरी लाल कमीशन थी उसकी रिपोर्ट को एक तरीके से लागू किया। मुंगेरी लाल कमीशन एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि 20% रिजर्वेशन विल बी गिवन टू ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में। उन्होंने ओबीसी को भी 2 भागों में विभाजित किया और उन्होंने कहा कि जो दबंग पिछड़े वर्ग हैं, जिसमें कि जो समाज के जो लोग थे जिनकी जात थी यादव, कुर्मी, कुशवाहा, और जो वैश्य समुदाय के लोग थे उनको 8% ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया। और जो लोग जो हिंदू और मुस्लिम में अति पिछड़ा वर्ग थे उनको 12% एक तरीके से आरक्षण देने की बात उन्होंने कही। उन्होंने बाद में ये भी कहा कि जैसे केंद्र सरकार में जो वेतन कर्मचारियों को मिलता है उसी के अनुरूप राज्य सरकार में भी केंद्र के बराबर लोगों को वेतन मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हम सब लोग ये जानते हैं कि हालांकि हाई कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया और एक दशक के बाद, 10 सालों के बाद मंडल कमीशन आया जिसने कि ओबीसी की बात की, 27% रिजर्वेशन की बात की। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को बारे में अगर हम लोग देखें तो उनकी जो दूरदृष्टा थी कि अन्य पिछड़े वर्ग को और किसी भी आगे की जो जातियां थी उनको किसी को परेशान न करते हुए उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग को तवज्जो तो दी, लेकिन किसी को कोई भी अपशब्द कभी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं कहा। वो इतने सादगी भरे थे कि अगर हम लोग 1974 के दौर में अगर जाने की कोशिश करें तो 1974 में बिहार के अंदर छात्रों का एक आंदोलन चल रहा था जिसके एक तरीके से जो लीडर वहाँ थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे। तो जो जयप्रकाश नारायण जी का जो घर है वो पटना के अंदर
कदम कुआं आवास उनका, वहाँ पर बहुत सारे नेता इकट्ठा हो रहे थे कि ताकि स्ट्रेटेजिकली हम लोग आगे कैसे बढ़ें, और बहुत सारे राज्यों में अगर आंदोलन किया जाए तो इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है और कांग्रेस को उखाड़ फेंका जा सकता है। तो 1974 में कदम कुआं आवास में इकट्ठा हुए, और वहाँ जो जयप्रकाश नारायण जी का जो आवास कदम कुआं में था, वहाँ चंद्रशेखर जी भी मौजूद थे और बहुत सारे लोग वहाँ आए। एक और शख्स वहाँ पर मौजूद थे, कर्पूरी ठाकुर साहब, जिनका कुर्ता फटा हुआ है। चंद्रशेखर जी देखते हैं और सब लोगों से कहते हैं, अपना कुर्ता आगे बढ़ाते हुए लोगों से कहते हैं कि इसमें पैसा रखिए। लोग पैसा देते हैं और वो पैसा जो इकट्ठा हुआ, चंद्रशेखर जी अपने हाथ से, चंद्रशेखर जी बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने, तो उन चंद्रशेखर जी ने क्या किया कि वो पैसा कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया। बड़े संकोच के साथ कर्पूरी ठाकुर साहब ने वो पैसा तो लिया, लेकिन बाद में वो मुख्यमंत्री राहत कोष में वो पैसा दे दिया। इतने बड़े, मतलब उनका मन इतना बड़ा था। फिर एक बार जब उनके घर में चौधरी चरण सिंह जी आए, तो एक बार का किस्सा ये कहता है कि जब उनके घर में, उनके कमरे के अंदर चौधरी चरण सिंह जब अंदर जा रहे थे तो उनके सर पर चोट आ गई। तो चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि जब वो वहाँ पहुँचे, पितौंजिया वहाँ उनका घर है, तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी साहब अपने घर को तो बड़ा बनाइए। तो उनका जवाब चौधरी चरण सिंह जी को था कि मेरा घर बड़ा हो जाएगा और बाकी लोगों का घर बड़ा नहीं हो पाएगा, तो मैं फिर ठीक से अपने आप को नहीं रख सकता। इतना बड़ी उनकी सोच थी कि सब लोगों के लिए वो सोचते थे। और मैं एक और बात आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि परिवारवाद के खिलाफ वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे कि 1985 में जब विधानसभा का इलेक्शन शुरू हो रहा था और वो राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ने वाले थे, तो उस समय सेंट्रल ऑब्जर्वर के रूप में राजनारायण साहब को दिल्ली से पटना भेजा गया। वही राजनारायण जिन्होंने कि 1977 के लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी को शिकस्त दी थी। रायबरेली हालांकि वो 1971 में ज़रूर हारे, लेकिन फिर उसके बाद इमरजेंसी अगर लगी तो सिर्फ इस वजह से कि राजनारायण ही वो सोशलिस्ट नेता थे जिन्होंने रायबरेली से कंटेस्ट किया इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उसके बाद सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने जो किया, हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और उनकी एक तरीके से जो कैंडिडेचर था उसको कैंसिल करने का काम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया इंदिरा गांधी जी का। और 1977 में अगर किसी ने हराया तो वो राजनारायण ही थे, लेकिन बाद में वो पार्टी बनी राष्ट्रीय लोकदल के नेता, और सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं पटना, तो एक लिस्ट सूची बनानी थी क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, किन किन को राष्ट्रीय लोकदल टिकट देने वाला है, और उसके बाद वो वापस दिल्ली जाना चाहते हैं। तो तब तक एयरपोर्ट पर फिर से दौड़े दौड़े कर्पूरी ठाकुर साहब पहुँचते हैं। हालांकि वो लिस्ट इतनी गोपनीय थी कि किसी को नहीं बताना था कि उस लिस्ट में किसका नाम किस विधानसभा के लिए लिखा जा चुका है। वो पहुंचते हैं, वो पूछते हैं कि किस किस का नाम है इसमें, तो वो कहते हैं कि जी आपके बेटे का भी इसमें नाम है। तो वो कहते हैं कि अब मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी का एक तरीके से जो ऑरा था वो कितना बड़ा था कि उनको अगर टिकट नहीं देते तो राष्ट्रीय लोकदल के क्या हश्र होता, तो उनको तो टिकट देना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन बार बार कर्पूरी ठाकुर साहब ने कहा कि अगर मेरे बेटे को टिकट देंगे तो मुझे टिकट मत दीजिए, मुझे टिकट देंगे तो मेरे बेटे को टिकट मत दीजिए। ऐसा उन्होंने किया और 1985 में रामनाथ ठाकुर, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। कर्पूरी ठाकुर तब तक अड़े रहे जब तक उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। आज परिवारवाद कितना हावी है आप देखेंगे। बहुत सारी पार्टियों में पिताजी ने चुनाव लड़ा, फिर उनके लड़के चुनाव लड़ेंगे, फिर उनके भी लड़के चुनाव लड़ेंगे, या ऐसा बहुत सारा दौर आप लोग देखते हैं। तो परिवारवाद के खिलाफ अपने घर से तमाम सारी चीज़ों का एक तरीके से उदाहरण उन्होंने दिया। गरीबी इतनी बड़ी कि आपने देखा कि 1979 में भी अगर हम लोग थोड़ा जाने की कोशिश करें, जब उनका लास्ट अंतिम समय मुख्यमंत्री का था, 77 में मुख्यमंत्री बनते हैं। 78 में क्या होता है कि जमशेदपुर ज़िले के अंदर दो बस्तियां हैं, एक जगह है सबीना नगर और एक दीमना बस्ती। जो सबीना नगर है वहाँ मुस्लिम समुदाय अधिकतर मात्रा में रहते हैं, वहाँ संख्या मुस्लिम समुदाय की है, और जो दीमना बस्ती है वहाँ आदिवासी हिंदू रहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि रामनवमी के मौके पर 1978 में क्या हुआ कि एक जुलूस जा रहा था, और दीमना बस्ती के लोग जो आदिवासी हिंदू हैं वो सबीना नगर से होते हुए उस रामनवमी की झांकी को निकाल रहे थे। दोनों के बीच में लड़ाई होती है।
वो थोड़ी हल्की फुल्की लड़ाई होती है, लेकिन 1979 में जमशेदपुर के इस जगह पर दीमना नगर में और सबीना नगर में, दीमना बस्ती और सबीना नगर के लोगों के बीच में एक तरीके से रॉइट्स हो जाते हैं, वायलेंस हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और 108 लोगों की मौत हो जाती है। इसका एक तरीके से जिम्मेदारी कर्पूरी ठाकुर साहब लेते हैं और अपना इस्तीफ़ा वो सौंपते हैं राज्यपाल को। और उसके बाद हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि वो कभी भी विधानसभा का चुनाव तो नहीं हारे, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो एक तरीके से सिंपैथी जो कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी, उस सिंपैथी वो कांग्रेस को मिली और 1984 का जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो एक हार उनको मिली। लेकिन अगर हम लोग देखें तो जब उनकी एक तरीके से निधन हुआ 17 फरवरी 1988 को, तो घाट पे उनके बेटे रामनाथ ठाकुर जी से केसी त्यागी जी ने पूछा कि आपके पिताजी ने घर घुर तो बनाया होगा। केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के नेता और राज्यसभा के सांसद भी हैं। उन्होंने जब उत्तर दिया, उन्होंने कहा, रामनाथ ठाकुर जो उनके बेटे हैं, उन्होंने कहा कि जी पिताजी के एक अकाउंट में तो 3,000 रुपये हैं और दूसरे अकाउंट में 60,000 रुपये हैं। ना तो दिल्ली में घर है, न पटना में घर है, समस्तीपुर के पितौंजिया में ही उनका घर है। ये उनकी वसीयत है, ये उनका सामान है, ये उनकी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है। इतनी गरीबी के बाद वो आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया और एक तरीके से जननायक बनने की बात ये थी कि सबको साथ लेकर के चलने का काम कर्पूरी ठाकुर साहब कर रहे थे। और कर्पूरी ठाकुर साहब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो अभी केंद्र सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन देने की बात तो की, लेकिन अगर हम लोग जाएं तो इसकी पृष्ठभूमि में जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जो एक तरीके से जो वो चाहते थे उसको एक तरीके से फुलफिल करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया है। तो पिछड़े समाज को एक तरीके से सेंटर पॉलिटिक्स में और सेंटर में लाने का काम कर्पूरी ठाकुर साहब भी कर रहे थे और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। बिहार के अंदर एक तरीके से जाति जनगणना की बात तो बहुत सारी हुई और लगा नीतीश कुमार साहब को या हम कहें लालू प्रसाद यादव साहब को कि जातिगत जनगणना के कारण हमको फिर से वोट बैंक मिलेगा, लेकिन एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक मारने की कोशिश की है केंद्र सरकार ने कि अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग के बड़े जननायक को सर्वोच्च सम्मान से नवाजने की कोशिश की है। और ये सम्मान एक तरीके से उनका होना भी चाहिए कि मरणोपरांत भारत रत्न से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाने वाला है और ये बहुत बड़ी बात है। भारत रत्न मिलना जो कि देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, बड़े गर्व का विषय है। और हम सब लोग भी ये देखें कि कितनी गरीबी थी। एक फटा कुर्ता हमेशा अपने साथ रखने वाले शख्स कि जितना पैसा मिलता था, चाहे वो रिक्शे की सवारी करते थे, कभी उन्होंने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया गलत तरीके से। और उसके बाद जितनी उनको तनख्वाह मिलती थी गरीबों में बांटने का काम वो हमेशा करते थे। तो हम लोग नेतागिरी में भी अगर देखें तो नेतागिरी के एक बड़े एग्जाम्पल वो हो सकते हैं और वो हैं। और बहुत सारे लोग उनके एक तरीके से रोल मॉडल उन्होंने बना, लेकिन उनके जो मूल थे, उनके जो उद्देश्य थे, उनके जो सिद्धांत थे उन पर चलने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने नहीं की। हालांकि उनके नाम का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर साहब की एक हजाम परिवार में जिन्होंने जन्म लिया, जिनके पिताजी नाई का काम करते थे और उसके बाद सत्ता के शीर्ष पर वो पहुंचते हैं, तो उन तमाम सारे लोगों को वो आगे बढ़ाते हैं। और तमाम सारे लोगों के अंदर जो प्रतिभा है वो एक तरीके से हम कहें वो शिक्षित भी, वो पठन पाठन का काम भी करते थे, वो शिक्षक भी थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी वो थे और एक अच्छे इंसान भी वो थे। और हम सब लोग अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर साहब जो कि जननायक तो थे, लेकिन अब उनके आगे नाम के आगे भारत रत्न से जब सुशोभित उनका नाम होगा तो हम सब लोग भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद। नमस्ते।